वेलकम टू एजू बूस्टर्स। एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने सेल चैप्टर स्टार्ट किया है और हम लोग उसी की पढ़ाई कर रहे हैं। 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिए अगर नहीं देखा है तो। हम लोग अभी तक सेल की डिस्कवरी पढ़ चुके हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सेल मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर क्या होता है, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको 3rd वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, और डिफरेंट टाइप्स के सेल भी दिखाया हुआ है आपको। चलिए आज हम लोग फाइनली स्टडी करने वाले कि सेल एक्चुअली क्या होता है, दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में, इसका डेफिनेशन और ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं या आप कोई भी चीज़ अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लो। आप अपने टिफ़िन बॉक्स का एग्जांपल ले लो। सबसे पहले आप टिफ़िन बॉक्स अगर मार्केट में खरीदते जा रहे हो मम्मा के साथ या पापा के साथ, तो टिफ़िन बॉक्स अगर आप देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखोगे, आउटर चीज़ें कि बाहर से टिफ़िन बॉक्स कैसा है, कैसा दिख रहा है। उसके बाद फिर उसे ओपन करके देखोगे, ठीक, बाहर से उसकी डिज़ाइन और ये सब देखोगे कि उसमें कौन सा कार्टून बना हुआ है। उसके बाद फिर अंदर से देखोगे कि उसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं और कितने कंपार्टमेंट्स बटे बटे हुए हैं, और उसमें कौन कौन से चम्मच दिए हुए हैं आपको छोटी छोटी बॉक्सेस बने हुए हैं कि नहीं आपको और भी चीज़ें कैरी करने के लिए। तो ये मैंने बस आपको एग्जांपल वाइज समझाया है कि क्या सेल के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। और देखिए सेल के अंदर भी ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहले मैं बाहर से अंदर की तरफ जाती हूँ। तो सेल को अगर आप पहली बार देखोगे ना, माइक्रोस्कोप पे देखोगे, तो आपको सबसे पहले उसकी कवरिंग दिखेगी। कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो आपको चीज़ दिखेगी जली की तरह, आपको एक सब चीज़ दिखेगी, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सबसे अंदर आपको बिल्कुल बीचों बीच सेल के न्यूक्लियस दिखाई देगा। अब देखो मैं इन चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करती हूँ। सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया अभी आपको, सेल की कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन डिटेल में अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। देखो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में अभी नॉर्मली समझ लो, क्योंकि आज का पूरा वीडियो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसकी फंक्शंस क्या होती हैं, चीज़ें कैसे सेल के अंदर जाती हैं, कैसे सेल के बाहर आती हैं। अरे सेल को जो चीज़ें चाहिए, सेल को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी एक लिविंग चीज़ है। मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर के बारे में कि सेल भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो सेल को भी एनर्जी चाहिए रहने के लिए सेल भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, सेल्स भी, ठीक है। तो ऐसे कैसे गैसेस उसके अंदर इंटर होंगे, निकलेंगे, ये सारा सेल मेम्ब्रेन का रोल होता है। सेल के अंदर पानी कैसे जाता है, वो सब कुछ मैं आपको थ्रू एग्जांपल अभी एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल सेल के मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन पहले दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म पूछो क्या होता है बच्चों? साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब एक्चुअली है जेली लाइक सब्सटेंस, मतलब कि जेली लाइक मैटर या सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? सेल का, अगर मान लो आपके पास एक बड़ा, इतना बड़ा सा सेल है, ठीक है, उसकी आप पहले कवरिंग निकाल दो, सेल मेम्ब्रेन को हटा दो, उसके बाद आपको ना एक जेली लाइक पूरा फ्लूइड भरा हुआ दिखेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट सा एक फ्लूइड भरा हुआ दिखेगा, उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसके बीच में फिर न्यूक्लियस होगा, ठीक, इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल के सारे मेंबर्स रहते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बटे हुए होते हैं, सेल के सारे मेम्ब्रेन्स अलग अलग होते हैं, उसके बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अभी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। हाँ तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन मैंने बोला आपको समझाने वाली हूँ। देखो सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या क्या वर्क होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या क्या काम करता है, सबसे पहले ये देख लो। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये नॉर्मल सी लाइन है, बिल्कुल नॉर्मल सी। देखो मैंने यहाँ एक सेल ड्रॉ किया, सेल के बाहर क्या होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसका, मतलब हमारी बॉडी के बाहर तो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही होता है ना, वैसे सेल के बाहर भी उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो सेल को उसके बाहर के इन्वायरमेंट से कौन अलग करता है? एक्सटर्नल मतलब बाहरी, सेल को उसके बाहर के इन्वायरमेंट से सेल अलग करता है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ को देखो, जैसे आप मान लो स्कूल से वापस लौट रहे हो, बुक्स आपके बैग में है, बारिश होने लगी, ठीक है, तो आप मान लो आप अपने पास एक हमेशा रैपर कीप करते हो अपने साथ, और उस रैपर में आपने सारी बुक्स को डाल दिया ताकि आपकी बुक्स गीली ना हो। तो बारिश से, मतलब बाहरी बारिश से आपके बुक्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वो रैपर, प्लास्टिक वाली रैपर। वही काम, प्लास्टिक वाली रैपर वाला काम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक, बाहर के एनवायरनमेंट से सेल की प्रोटेक्शन करता है। बस ये पहली लाइन लिखी हुई है कि सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर देता है सेल को सेल मेम्ब्रेन, ठीक। दूसरी पॉइंट ये है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है सेल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? परमिएबल का मतलब पहले समझो। परमिएबल का मतलब ये कि कोई चीज़ अपने आर पार किस चीज़ को अलाउ करती है जाने देना, उसको परमिएबिलिटी कहते हैं।
कोई चीज़ किसी चीज़ को अपने आर पार जाने के लिए अलाउ करती है उसको परमेबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लो कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई कॉटन का कपड़ा है, उसके थ्रू हमको, जैसे चाय छन्नी है, उसके थ्रू हमको पानी को छानना है, तो वो बहुत परमेबल होता है, पानी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए परमेबल होता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जैसे प्लास्टिक, वो बिल्कुल परमेबल नहीं होता। प्लास्टिक को ऐसे रखो कप के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर पानी डालो या कुछ डालो, देखो पानी वहाँ जाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। यही चीज़ होता है कि कोई ऐसा मेम्ब्रेन या कोई ऐसी कवरिंग जो अपने आर पार किसी भी चीज़ को ना जाने दे, ठीक है, उसी को परमेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? सिलेक्टिवली का मतलब हम किसी चीज़ को सिर्फ सिलेक्ट करके उसे कहें कि ठीक है भैया तुम आगे जा सकते हो, तुम अंदर जा सकते हो, तुम बाहर आ सकते हो, तो इसी को सिलेक्टिवली मतलब हम सिलेक्ट करके अंदर बाहर किसी चीज़ को भेजें, ठीक। जैसे सेल सिलेक्ट करके किसी चीज़ों को अंदर आने देता है, किसी चीज़ को बाहर जाने देता है, इसी चीज़ को सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी के थ्रू बहुत बड़ी टॉपिक समझाई हुई एनसीईआरटी में, बहुत डिस्क्राइबली, बहुत शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, बहुत ब्रीफली। चलो इस कैरेक्टर के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के इस कैरेक्टर के थ्रू समझते हैं। बुक में ये बताया हुआ है कि गैसेस का डिफ्यूजन कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन में, मतलब सेल में गैस कैसे आती जाती है। अब आप पूछो कि मैम सेल में गैस क्यों आती है, क्यों जाती है? मैंने आपको अभी बताया कि एक सेल भी सांस लेती है। हम लोग सांस कैसे लगते हैं? O2 इनहेल करते हैं, O2 हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं और CO2 एक्सक्रीट करते हैं, ऐसी सेल भी करती है। तो इस वजह से सेल को भी ज़रूरत होती है, ठीक। अब इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले कि कैसे मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, अभी मैं ये समझाऊंगी। हाँ, तो ये देखिए, ये क्या लिखा है मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक। देखिए, बुक में पहली लाइन यही मेंशन है कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार सेल गैसेस ट्रांसफ़र होती है डिफ्यूजन के थ्रू। अब डिफ्यूजन क्या होता है? पहले ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए आपको डिफ्यूजन समझना पड़ेगा, हालांकि आपने पहले के चैप्टर्स में डिफ्यूजन पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर आप पहली बार सेल का ही वीडियो देख रहे हैं, बायोलॉजी का ही वीडियो देख रहे हैं, आप बायोलॉजी से ही पढ़ना स्टार्ट किए साइंस की बुक, तो मैं आपको डिफ्यूजन समझा रही हूँ बच्चों कि डिफ्यूजन आखिर होता क्या। देखो, डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जब भी कोई चीज़, कोई गैस, ठीक है, कोई गैस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से, हायर concentration टू लो concentration जाए, लो या लोअर concentration, ठीक है, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये ऐसे तो आपको समझ नहीं आया, पता नहीं मैम क्या कह रही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा को कॉन्सेंट्रेशन से आप समझ लो। देखो, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह इकट्ठा होती है और उस जगह से वो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे उसकी मात्रा बिल्कुल कम है, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। मैं आपको थ्रू एग्जांपल बहुत सिंपली समझा रही हूँ। देखो, आप अपने घर पे एक कोने में कहीं कोई परफ्यूम स्प्रे करो, ठीक है, किसी भी कोने में कोई परफ्यूम स्प्रे करो, आपने घर के इस कोने में परफ्यूम स्प्रे किया, पर आप यहाँ खड़े हो, कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ सेकेंड्स बाद ही आपको यहाँ पे उस परफ्यूम की स्मेल आने लगेगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस काम कर रहा है। आपकी मम्मी पूजा करती है, यहाँ पे वो धूप या कुछ भी जला रही है और यहाँ से उसकी स्मेल यहाँ तक फैली। कैसे फैली? आप बोलोगे कि वो तो एयर के थ्रू फैल गई। बच्चों, यही फैलने को डिफ्यूजन कहते हैं। कैसे फैली? इस कोने में उस धुएं की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा थी, तो एक ही जगह वो बहुत इकट्ठा हुआ था। अब उस जगह से वो फैल के दूसरे हर जगह पे फैला जहाँ जहाँ वो लो कॉन्सेंट्रेशन था, जहाँ जहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ बिल्कुल नहीं था पहले वहाँ। और इस तरह से वो तब तक फैलता रहा जब तक कि बराबर ना हो गया, ठीक है, जब तक कि बराबर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल होगी, तब तक वो फैलता रहता है, ठीक। आप समझ में आया? आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब आप पूछो कि गैस मतलब सेल में ऐसा क्या हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू, कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है? मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, सेल में क्या हो रहा है, जब भी सेल में ऑक्सीजन को अंदर आना होता है तब कैसा सिचुएशन होता है, अभी बताती हूँ आपको, इसको वाइप करके अच्छे से। देखो बच्चों, तो मैंने आपको कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर और अंदर जाते हैं। देखो, हमें किसको बाहर और किसको अंदर भेजना है। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को अंदर भेजना होता है सेल, क्योंकि सेल, सब जानते हैं कि सेल भी सांस लेता है,
मैंने अभी आपको बताया, ठीक। जैसे हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, वैसे सेल भी अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो पहला केस मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जब ऑक्सीजन गोइंग इनटू द सेल, ठीक है, ऑक्सीजन सेल के अंदर जा रहा है, तो क्या क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके कारण ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, ठीक। देखो, सबसे पहले तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती। मैंने आपको बताया, क्या अगरबत्ती के धुएं एक कोने से दूसरे कोने तक फैलने में कोई एनर्जी वेस्ट हुई? नहीं, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक। तो वैसे ही ऑक्सीजन के भी बाहर या अंदर होने से, कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर या अंदर जाने से कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती। सबसे पहले तो देखो, ऑक्सीजन कैसे सेल के अंदर जाता है, ये मैंने यहाँ पे सेल बना के दिखाया है। ये देखो, ये बहुत सारे O2 को दिखाया, ऊपर एरो मतलब कि बहुत ज़्यादा O2 का कंसंट्रेशन है बाहर। O2 का मतलब ऑक्सीजन, ठीक। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है बाहर, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है सेल के बाहर, ठीक है। अब सेल हमारी बॉडी में ही होगा, ठीक। आप ऐसे मत समझना कहीं बाहर सेल रखा हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक। हमारी बॉडी के अंदर सेल के बाहर बहुत सारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिखा है मैंने मोर O2, बहुत सारा ऑक्सीजन। और यहाँ सेल के अंदर देखो, सेल के अंदर बहुत कम है ऑक्सीजन का नंबर, वेरी लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेल के अंदर बहुत कम है ऑक्सीजन। तब क्या हो रहा है, देखो, सेल के बाहर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का, सेल के अंदर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन। अब भी मैंने आपको तुरंत बताया है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें मूव करती है। यहाँ ऑक्सीजन कैसे मूव करेगा, हाई टू लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर है, लो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है, तो कहाँ जाएगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा और ऑक्सीजन बाहर के कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन गोज इनसाइड द सेल, बाहर ज़्यादा है कंसंट्रेशन, अंदर लो है, तो बाहर से अंदर जाएगा ऑक्सीजन, ठीक। तो ऐसे क्या हुआ, ऑक्सीजन सेल के अंदर भर गया। आप समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है। चलो अब ये देखते हैं कि CO2 कैसे बाहर है। बिल्कुल इसके अपोजिट वाली कंडीशन होगी। यहाँ पे सेल के अंदर ऑक्सीजन तब गया क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन कम था, उसको ज़्यादा भरने के लिए अंदर ऑक्सीजन चला गया, ठीक। दोनों बाहर और अंदर जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तब तक ऑक्सीजन जाता रहेगा। इसका सिंपल एग्जांपल बच्चों, एक और मैं एग्जांपल दे रही हूँ। देखो, जब आप एक बाल्टी लो बड़ी सी, उसमें पूरा ऊपर तक पानी भरो, एक बकेट लो आप अपने पास, उसमें पूरा ऊपर तक पानी भरो, ठीक है, यहाँ तक पानी भरो। दूसरा बकेट लो, छोटा सा ले लो या बड़ा ही बकेट लो, लेकिन पानी कम रखो, उन दोनों को एक पाइप से जोड़ दो। आप ये खुद करके ऑब्जर्व कर सकते हो कि पानी तब तक मूव करता रहेगा। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? वहाँ से तो नहीं जाएगा, कम पानी से ज़्यादा पानी की तरफ तो कभी पानी नहीं जाएगा ना। आप खुद जानते हो कि पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक। मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों कि जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ नीचे, वहाँ से कम की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक पानी का लेवल दोनों बकेट्स में इक्वल ना हो जाए, ठीक। वैसा यहाँ पे भी हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का केस पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को हमको सेल के बाहर निकालना है। उसके लिए क्या होता है ना, सेल के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जब इकट्ठा हो जाती है तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है जो हमारे बॉडी के अंदर रहेगी तो नुकसान करेगी। तो क्या होता है, बाहर के एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, सेल के अंदर एनवायरनमेंट में, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है CO2, ठीक। ये मोर लिखा हुआ है, मोर, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब देखो, सेल के अंदर का CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है और सेल के बाहर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन वेरी लेस है। डिफ्यूजन होगा CO2 का, किधर से किधर? अंदर से बाहर की तरफ, ठीक। सेल के अंदर से CO2 बाहर की तरफ निकल जाएगा, CO2 कम्स आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक। बिल्कुल समझ में आ गया ना? बिल्कुल ऑक्सीजन का उल्टा वाला केस था। ऑक्सीजन में बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा ऑक्सीजन था और सेल के अंदर कम, तो ऑक्सीजन हाई टू लो गया, बाहर से अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ था और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम था, तो हाई टू लो गया, सेल से बाहर की तरफ ऑक्सीजन चला गया। बस इसी सिंपल प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है और हमारे सेल में। और इस चीज़ को आप लोग आगे मतलब बड़े क्लासों में, बड़े बड़े चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। ये चीज़ आप अभी से समझ लो ना, तो आपको कभी दिक्कतें नहीं है। तो बच्चों देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसका हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया कि डिफ्यूजन कैसे होता है, गैसेस का ट्रांसफ़र कैसे होता है सेल के अंदर। अब ये पॉइंट बताना बहुत इंपॉर्टेंट था कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है। लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है सेल मेम्ब्रेन हमारा। लिपिड फैट होता है और प्रोटीन तो हम जानते ही है क्या है, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? जब आप सेल को ही नहीं देख सकते अपने आँखों से, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे देखोगे भला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की एक और प्रॉपर्टी कि सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसका नाम प्लाज्मा क्यों है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा का मतलब ही होता है जेली लाइक सब्सटेंस। तो ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस
जेल लाइक सब्सटेंस का मतलब कि वो बिल्कुल मूव करे और फ्लेक्सिबल जैसा हो। आप समझ ही रहे होंगे कैसा। तो देखो मैं फ्लेक्सिबिलिटी का एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मैंने अमीबा पूरा पढ़ाया हुआ है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया था ना कि अमीबा एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल एक ही सेल से बना होता है, एक ही सेल के अंदर इसकी पूरी लाइफ होती है। ये है अमीबा हमारा प्यारा सा। ये अब मान लो अमीबा को भूख लगी, इसे खाना खाना है, यहाँ पे इसका फूड है, ये कैसे खाना खाएगा? इसके पास ना माउथ है ना टीथ है, इसके पास कुछ नहीं है, बस एक सेल का तो है बेचारा, इसमें कहाँ से सब होगा। तो ये क्या करता है, इसके जो ये देखो आउटग्रोथ्स निकले हुए हैं ना, इन्हीं आउटग्रोथ को ये बढ़ाता है और बढ़ा के अपने फूड के पास ऐसे करके ऐसे पहुंच के इसको एंगल्फ कर लेगा इसको। तो सेल जब कोई फूड पार्टिकल को ऐसे एंगल्फ कर लेना तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, साइटो मतलब होता है सेल, ठीक है। तो सेल कोई चीज़ अगर अंदर ले लेती है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे करते हैं, हमारे सेल भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे हमारे हेल्पर सेल्स WBCs में, हमारे वाइट ब्लड सेल्स में जो ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें, बाहर के जब पैथोजेंस आते हैं, बाहर के जो वायरसेस बैक्टीरियाज आते हैं ना, तो उनको ऐसे ही खा जाते हैं ये सेल्स इनको फैगोसाइट्स कहते हैं, हमारे आर्मी ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं इनको, इन सेल्स को, ठीक है। इन सेल्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। 8th क्लास में तो हम लोगों ने ब्लड सेल के बारे में पढ़ाई है कि ब्लड में RBC होता है, WBC प्लेटलेट्स। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कि जो WBC होता था ना, उसी में ऐसा था कि वो बाहर से आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स थे या जो नुकसान देने वाले थे उनको ये क्या करता था, खा जाता था। इसी प्रोसेस के थ्रू खाता था, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही, ठीक है। अमीबा भी ऐसे ही खाना खाता है। देखो बस यही पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना था। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा कवर कर लिया हमने। अगले टॉपिक पे हम ऑस्मोसिस के थ्रू प्रोसीड करेंगे, ठीक। ऑस्मोसिस पूरा पढ़ेंगे और फिर सेल वॉल, न्यूक्लियस, आगे की टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। चलो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, और बने रहो हमारे साथ, प्रेस द बेल आइकन, और थैंक यू।